नमस्कार सबको। मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। हमारे सामने बैठे हुए बच्चों को भी नमस्कार। चश्मा गजब डिजाइन का लिया है तुम, लेकिन नहीं लग रहा है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। ऐसा डिजाइन है कि मतलब कुछ में सुधार करवाया है, फॉल्ट है। अच्छा, चलो कोई नहीं। तो इस क्रैश कोर्स में आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिंटेक्स। बात का रहेगा। एक बात पहले ही जान लो, ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। क्रैश कोर्स में टारगेटेड स्टडी करना होता है कि हम किन चीज़ों को पढ़ें और किन चीज़ों को छोड़ें, पैरेलली जानेंगे, ठीक है ना। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी रहता है वो मेमोरी बेस्ड रहता है ना। जो भी हमारे विद्यार्थी जाते हैं एग्जाम देने, जिनके ऊपर हमारा ज़्यादा भरोसा रहता है ऑब्वियसली, उनको बोलते हैं कि कुछ सेक्शन ऑफ एग्जाम्स में जो दिया हुआ रहता है सब्जेक्ट का, उनके आप कुछ क्वेश्चन को ध्यान में रखना। तो वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस होते हैं और कुछ कुछ एग्जैक्टली सही भी होते हैं। तो थोड़ा मोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है, नाम इधर उधर हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस के आधार पे पूरा का पूरा ये सिलेबस बनाया हुआ है। इसमें है क्या कि जितने सारे रूल्स के आधार पे रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहा है उनको टारगेट किया गया है ना। और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम रही है उनको थोड़ा सा कम वेटेज दिया गया है। कि मान लो पिछले अगर 4 सेशन का 5 सेशन का लगाए, क्योंकि एक दिन में 2-2 सेशन भी एग्जाम हुआ करता है। तो अगर 5 सेशन, 6 सेशन, 8 सेशंस का देखें क्वेश्चन, तो हम क्या पाते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे तुम्हारा कॉमन एरर रह गया। अब देखो, टेक्निकलिटीज पे जाना, इसको कभी भी फुल लेंथ कोर्स मत समझना। टर्मिनोलॉजी क्या यूज किया जा रहा है उस पर ध्यान देना। सबसे पहला टारगेट हम लोग का क्या रहेगा? कट ऑफ स्कोर को पार करना, है कि नहीं। तो कट ऑफ स्कोर जब पार किया जाएगा, हमारा एक डेमो वीडियो भी चला हुआ है एग्जाम्पल के साथ, वो भी आप लोग भी जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब का, करतार चैनल का जो यूट्यूब है उस पर हमारा एक डेमो गया हुआ है, खास करके एयरफोर्स के लिए ही, कि किस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को उठाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, किनको रिपीट किया जा रहा है। डेमो में हमने एडवर्ब का बताया था। एडवर्ब बड़ा टॉपिक है, सब लोग पहले पढ़ा होगा तो। लेकिन एडवर्ब का जो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली और नो सूनर 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड 95% गारंटी देगा। देखो, गारंटी तो ऐसे कहना मुश्किल है, लेकिन जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली और नो सूनर, ये चारों का कॉम्बिनेशन खाली जान जाओगे तो एडवर्ब का 90% चांस है कि सवाल बन जाएगा। खाली 4, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर। इसी पे हम डेमो में भी क्वेश्चन बताए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा करके। जैसे क्या है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन तीनों वर्ड्स के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन आता है और नो सूनर के साथ देन का आता है ना। बस हार्डली, स्कार्सली, बेयरली लिखेगा और व्हेन की जगह कुछ और लिख देगा। नो सूनर लिखेगा तो THAN के जगह EN लिख देगा, या THAN देन नहीं लिख के THAT दैट लिख देगा। समझ रहे हो। तो पूरा का पूरा एडवर्ब तब हम पढ़ते हैं जब हम बेस कोर्स कर रहे होते हैं, और जब हम क्रैश कोर्स में जा रहे होते हैं तो पॉइंट्स को चुनते हैं इन पॉइंट से क्वेश्चन उठा हुआ है, कम से कम एक क्वेश्चन कभी आया हुआ है। ये हमारा मानना है ना। ये हमारा मेथड ऑफ टीचिंग है कि अगर हम पिछले 10 पेपर को, 12 पेपर को, 14 पेपर्स को उठाएं और उसमें से एकदम अनटच्ड सेक्शन है तो फिर हम भी कहते हैं कि उसको टच मत कीजिए, ठीक है। कुल मिला के अगर 20 क्वेश्चन, कुल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं जानते हो? एक्स वाई में अलग अलग कितने कितने 20 ईच आता है ना। एक्स में भी 20 और वाई में भी 20। तो 20 क्वेश्चंस में से 12 से 13, 12 to 13 मार्क्स लाना बहुत आसान, बिल्कुल आसान। कैसे? एडवर्ब से एक क्वेश्चन, ऐसा हम उम्मीद करते हैं पिछले पैटर्न को देख के कि एडवर्ब से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म हो गया। उसके बाद अगर देखोगे तो नाउन का फॉर्मेट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा ही आएगा, नरेशन आएगा ही आएगा,
कॉमन एरर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सब कंफर्म वाले हैं, है ना। जबकि एंटोनिम सिनोनिम को छोड़ दो, डिग्री एडजेक्टिव को छोड़ दो, तब की बात कर रहे हैं। तो हमें चलना कैसे होगा, तो दो तरह से स्ट्रेटजी बनाओ क्रैश कोर्स के लिए। पहला, हमारा प्राइम टारगेट क्या रहेगा, 12 मार्क्स। नहीं, एवरेज कट ऑफ कितना जाता है इंग्लिश का, 8 to 10 मैक्स। अगर हम इजिली 12 मार्क्स के मार्क को छू लेते हैं तो रिलैक्स। नहीं, देखो हम अभी मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं, बट 1 स्टेप एट ए टाइम। एक बार में एक बाइट खाए तो ज्यादा सही नहीं। पता चला कि ठीक है बहुत बढ़िया भोजन है तो पूरा हड़िया उठा के पी जाओगे, नहीं ना। 1 स्टेप एट ए टाइम लेके चलो, इसको फॉलो करो, देखो चेंजेज आते हैं कि नहीं, रिजल्ट में मार्क्स में कुछ अलग होता है कि नहीं, करके देखो, समझे। 1 स्टेप एट ए टाइम का मतलब क्या हुआ कि हम टारगेट को 2 हिस्से में बांटेंगे। पहला कि हमें कट ऑफ पार कर जाना है, और कट ऑफ पार करने का मतलब, मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो 12 मार्क्स कंफर्म्ड, जितना भी लिखा जा रहा है, मतलब अगर कुछ नहीं हुआ ऐसा कि एकदम आफत आ गया कि जहां जहां बताया गया है वहां से कहीं आया ही नहीं, बिल्कुल इंटायरली चेंज सिलेबस डाल दिया है, तब की बात तो कोई नहीं कर सकता है कि नहीं। लेकिन जो पैटर्न जा रहा है, जो हम लोग का रिसर्च है क्वेश्चन के ऊपर, उसके हिसाब से आ रहा है, तो पहले 12 मार्क्स को बक्से में बंद कर लेते हैं। 12 नंबर अगर 5 से 7 मिनट में हम लोग ले आए तो हमारा इंग्लिश से टेंशन हट गया ना। अब बचा सबसे बड़ा अंक वाला कौन सा, तो 2-3 मिनट का टाइम लेगा, कॉम्प्रिहेंशन। नहीं, इसलिए हम कहते हैं 5 से 7 मिनट, कि हमारे पास टाइम भी तो बहुत कम है, लिमिटेड टाइम में हमको सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना होता है। तो करना क्या होगा हमें, कि अगर हम 5 से 7 मिनट में 12 मार्क्स को कवर कर लेते हैं, जो कि करना आसान है, हम करके दिखाएंगे तुम। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भौकाली दे रहे हैं कि आया और झूठ मूठ का अलांग फलांग बाज के चल गया, ऐसा बात नहीं है, हम करके दिखाएंगे। खाली ध्यान देना होगा, 2 काम करना, कि जितना भी कचड़ा, हम कचड़ा इसलिए कह रहे हैं कि तुम भी देखते होगे कि क्लास के दौरान या ऑनलाइन जब भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसा दिया जाता है जिसमें पता लगता है कि हम जान रहे थे कुछ और, यहाँ बता रहा है कुछ और, तो तुम्हारे मन में लगेगा कन्फ्लिक्ट जैसा कि क्या बता रहा है यार। गौर करो उसके बात पे, का लॉजिक पे फोकस करो, ग्रामर का किताब से रेफरेंस लो, पूरा किताब नहीं देखना, उस पॉइंट पे रेफरेंस। समझ रहे हो बात को, इलॉजिकल बातें नहीं कही जा रही है। कचड़ा ज्ञान मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये वही ज्ञान है जो आपको गलत क्वेश्चन की तरफ, मैंने क्वेश्चन का गलत आंसर की तरफ लेके जाता। समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले क्या करना है कि 2 भाग में बांट देना है हमारे टारगेट को। एक, 12 मार्क्स अचीव कर लेना है अगर इंग्लिश की बात करें तब, और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन के लिए 2.5 मिनट रखना है कम से कम 2.5 मिनट। और 2.5 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन बनेगा, और तुमसे बनेगा, हमारी बात छोड़ दो, तुमसे बनेगा 2.5 मिनट में, ये भी हम कह के बता रहे हैं अभी। 2.5 मिनट में बनेगा कॉम्प्रिहेंशन। अब ऐसा पूछे लोग कि सर कॉम्प्रिहेंशन बनाने का कोई तरीका नहीं है, बनाने का तरीका है, उसको समझने का तरीका नहीं है। क्योंकि समझने के टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आपने लैंग्वेज अपना नहीं बिल्डअप किया, तो समझने का टाइम नहीं है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन बनाने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो जब हम 12 मार्क्स पे आ गए, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन को लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन बन गया, एंटोनिम सिनोनिम में कभी भी अपना दिमाग खपाना मत। एंटोनिम सिनोनिम में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। वर्ड को देखे, अगर दिख रहा है कि हाँ मीनिंग आया, कुछ भी समझ में आया, एलिमिनेशन मेथड लगा कि हाँ ये तो नहीं होगा इसका ये मतलब होता है, ये तो नहीं होगा इसका ये मतलब होता है, तो हो सकता है कि यही होगा, इतना तक भी अगर चांसेस बन रहा है तब तो सही है, नहीं तो उसको एकदम से साइड कर दो। नोट टेक योर चांसेस ऑन दोज वर्ड्स जहां एंटोनिम सिनोनिम आ रहा है और तुम तुक्का खेल रहे हो, वो तुमको नीचे गिराएगा। ठीक है, अब आओ हम सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक में घुसेंगे तो उसका मूल क्या है, रूट क्या है, बेस क्या है। समझ रहे हो बात को, क्यों पढ़ रहे हैं हम उसको,
एडवर्ब पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? माने हम उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं, जैसे पुलिस का 1000 पुलिस जो है पूरा पटना में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है तो पता नहीं है क्यों, साहब ने कहा घूमो तो घूम रहे हैं। अरे चोर का चेहरा, घटना, दुर्घटना, जगह कुछ जानकारी रखोगे तब ना। ऐसा ही नाउन हम पूरा पढ़ लिया, हाँ जी मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, यस सर हमको आता है। अब मटेरियल नाउन बोला क्या, मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्मेट में लिख के दे दिया तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या जादू हो गया, होता है कि नहीं। सबसे पहले क्यों, जैसे ही व्हाई आया तुम्हारे दिमाग में तो उसका आंसर हाउ से जाते हुए मिल जाएगा। क्यों तो हाउ, इन दोनों को पकड़ के चलना। क्यों के साथ कैसे, क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है, कैसे हो रहा है तो रूल्स के हिसाब से हो रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर आज का रहेगा सिंटैक्स, है ना। सिंटैक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या कहता है इसको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसका नाम ही है देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कंफ्यूजन कहां है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लोग कॉमन एरर दिमाग में ले आते हैं। कॉमन एरर अलग बात है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी हमेशा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा, ये जरूरी नहीं है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गया तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो सकता है। समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहली गलतफहमी कहां होती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को कॉमन एरर का क्वेश्चन और कॉमन एरर के क्वेश्चन को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन समझ लेता है। तो कंफ्यूजन कहां आता है उसको, वो कहता है कि सर यहाँ तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाला रूल बताए थे, इधर तो ऑन हो रहा है तो आर्टिकल लग रहा है, तो ऑफ लग गया, तो इन लग गया, तो आउट लग गया, एबव लग गया, ओवर लग गया, है ना, एडवर्ब लग रहा है, कहाँ आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले ध्यान दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या और कॉमन एरर है क्या। कॉमन एरर एक तरह के सवाल को कहते हैं जिसमें कॉमन आदमी, आम आदमी जनरली गलती करता है। वह गलती जो आम आदमी हमेशा करते रहता है, जहां इन लगाना हो वहां ऑन लगा देता है, जहां एट लगाना हो वहां ऑफ लगा देता है, और ये जनरल डे टू डे लाइफ में देखा जाता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, फिर एक क्वेश्चन दूंगा प्रीवियस ईयर का, दोनों से क्लियर हो जाएगा कि दोनों अलग अलग क्या है। अगर मैं लिखूं ही कुड नॉट गेट फूडिंग एंड लॉजिंग, स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ही कुड नॉट गेट फूडिंग एंड लॉजिंग। क्या हुआ इसका मतलब बता सकते हो कोई भी, आप लोग भी अगर हैं ऑनलाइन वाले कमेंट देके बता सकते हैं क्या होगा इसका मतलब। ही कुड नॉट गेट फूडिंग एंड लॉजिंग, क्या होगा इसका मतलब। अच्छा फूडिंग एंड लॉजिंग माने क्या होता है बता सकते हो। फूडिंग माने खाना खाना और लॉजिंग माने, अच्छा फूडिंग एंड लॉजिंग सुने हो कि फूडिंग लॉजिंग दोनों प्रोवाइड किया जाता है वहां, ऐसा सुने हो। एक ही हो गया। देखो इसी को बोलते हैं कॉमन एरर, समझ रहे हो बात को। कॉमन एरर माने क्या हुआ, वैसा एरर जहां पे कॉमनली जनरली आम पब्लिक कंफ्यूज्ड है, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं कॉमन एरर। इसको ABCD वाला खंड में तोड़ के दिया जाता है कि ए में गलत है कि बी में कि सी में कि डी में या नो एरर, तो लोग को लगता है क्या कि कॉमन एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ रूल्स के हिसाब से चलते हैं, जो कहता है अपना एक यूनिवर्सल बेसिक रूल बनाया हुआ है। वो रूल क्या है, वो रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले जानना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहेंगे, है ना। और इसी रूल को अलग अलग तरीके से पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया गया है। मतलब पूरे ग्रामर में सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के हिसाब से जहां एग्री कर रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब और वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट जहां लग रहा हो, उसके लिए जितना रूल है वो सारा रूल आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। समझे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के फॉर्म और उसके हिसाब से वर्ब के फॉर्म को टारगेट करता है। और कॉमन एरर एबीसीडी वाला फॉर्मेट में प्रीपोजिशन से भी हो सकता है, आर्टिकल से भी हो सकता है, नाउन से भी हो सकता है, प्रोनाउन से भी हो। समझ रहे हो बात को? तो कॉमन एरर लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं बनता है। नहीं, ये बोलो कि कॉमन एरर नहीं बनता है। कॉमन एरर माने एबीसीडी वाला जब बनाना होता है, नो एरर वाला, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारा का सारा टॉपिक एक साथ। अब कैसे रखेंगे भाई, का तरीका है। सॉल्यूशन बनाते समय, मैं सारा क्वेश्चन बनाते समय भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं। सॉल्यूशन बनाते समय हम एक एक सेक्शन करके देखते हैं कि इस सेक्शन में सब कुछ नियम कानून के हिसाब से है कि नहीं। इसमें है, चलो अगले में चलते हैं, इसके हिसाब से अगला सेट कर रहा है कि नहीं, फिर अगले में चलते हैं, इन दोनों के हिसाब से जो तीसरा सी वाला है वो सेट कर रहा है कि नहीं कर। समझ रहे हो? अगर इस तरह से चलोगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा सवाल बना, कॉमन एरर का सब। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हो? नो एरर। आदमी पूरा सेंटेंस पढ़ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि नो एरर डाले कि नहीं डाले, ये भी एक तो समस्या है। नहीं, जब हम हर सेक्शन को चेक कर लिए और हर सेक्शन ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से सही चल रहा है, तो फिर एरर क्यों ढूंढ रहे हैं हम जबरदस्ती? समझ रहे हो? मान लो कि कहीं भीड़ में किसी का कोई पॉकेट मार लिया है ना, तो भीड़ में 100 आदमी है, तो अब हम सारा 100 आदमी को चोर समझ के चलेंगे तो काम होगा नहीं ना। कहता है ना लोग कि पुलिस कैसे पकड़ लिया, बोलता है ना, तो इसी बात की ट्रेनिंग मिलती है कि कैसा हाव भाव रहेगा। देखो ट्रेन में क्या होता है, जो बिना टिकट यात्रा कर रहा होता है उसका चेहरा देख के टीटी उसको धर लेता है, धरता है कि नहीं धरता है? उसको इसी बात का ट्रेनिंग मिला है, उसको इसी बात का एक्सपीरियंस है। तो ठीक इसी तरह से मानो कि हम टीटी हैं, हम बताएंगे कि नो एरर कॉन्फिडेंटली कैसे मारा जा सकता है। समझा? अब देखो हम कॉमन एरर पे आ रहे थे, यहां पे लगभग सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। फूडिंग एंड लॉजिंग लिखा हुआ है ना, तो जब भी कुछ पढ़ते हो कम पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। देखो फूड क्या है? FOOD। फूड क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बताओ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या है? ये नाउन है, वेरी गुड। और LODGE लॉज मतलब क्या होता है बता सकते हो? LODGE लॉज मतलब क्या होता है बता सकते हो? लॉज मतलब होता है ठहरने का जगह या रुकना और ठहरना, रुकना या ठहरना। दिख रहा है लेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो रुकना या ठहरना क्या हुआ, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा? वर्ब में आएगा ना। अच्छा ये बताओ ING किस में लगता है, नाउन में कि वर्ब में? वर्ब में लगता है, नाउन में तो नहीं लगता है। क्या कर दिया है देखो, समझा? और तुम 99% लोग के मुंह से सुनोगे फूडिंग और लॉजिंग, यही सुना हुआ बात हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो लगता है कि फूडिंग एंड लॉजिंग लिखे ही गलत काहे कर दिया भाई। जरूर एकदम बहुत ज्यादा नॉलेज वाला मास्टर नहीं है, बाहियात मास्टर को कहां से पकड़ के ले। अरे मास्टर को बाहियात बोलने से पहले अपना एक बार सुधार लो कम से कम। क्या समझ रहे हो बात को?
तो कचरा नॉलेज वहां पर लिखा हुआ देखे थे, फेसबुक में बोल रहा था, फलाना इंटरव्यू में बोल रहा था, इंटरव्यू में लिखा हुआ है कि आपको ग्रामर के हिसाब से बोलना है, इंटरव्यू में आईएनजी के जगह ईडी लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वहां नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा। ग्रामर के हिसाब से चलो, इंटरव्यू और फेसबुक और इंस्टाग्राम के हिसाब से मत चलो। तो क्या है, इसको बोलते हैं कॉमन एरर, माने कॉमनली लोग ये एरर करते हैं, ये गलती करते हैं। ये फूडिंग एंड लॉजिंग नहीं होता है, क्या होता है, फूड एंड लॉजिंग, खाना और ठहरना। ये जो फूड है, फूड हम किसको कहते हैं, उस मटेरियल को जिसको खाते हैं। खाना का इंग्लिश होता है ईट, ईट में आईएनजी लगता है ना। अब फूड नाउन है, फूड उस मटेरियल को, उस भोजन को कहते हैं जिसको हम खाते हैं, नाउन में आईएनजी नहीं लगता है। इस तरह से पढ़ लेना, समझ रहे हो बात को। अगर इस तरह से हम लेके चले चीजों को, बड़ा आसान हो जाएगा। टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करो। जितना भी आलतू फालतू सवाल आ रहा हो दिमाग में, हम आलतू फालतू इसलिए कह रहे हैं कि मान लो कि कोई एडवर्ब का सवाल आया दिमाग में, चाहे कोई एडजेक्टिव का सवाल आया दिमाग में, और हम पूरा का पूरा फोकस उसी को सॉल्व करने के पीछे लगा दिए, तो सिर्फ एडजेक्टिव में हम पीएचडी कर लें तो हमको 20 नंबर आ जाएगा एयरफोर्स में। हमारा टारगेट क्या है, एयरफोर्स क्वालिफाई करना। उसमें इंग्लिश में 12, 15, 17, 20 कितना है, 20 में से 20 ले आओ तुम। हमारा फोकस वो 20 मार्क्स है, उसमें मैक्सिमम कैसे स्कोर करें, यही ना, समझ रहे हो बात को। और उसका हमको तरीका ढूंढना है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अभी उतना ही खाओ जितना थाली में है, कर में कितना पड़ा हुआ है उसको छोड़ दो। समझ रहे हो, क्लियर है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरू करेंगे। हमारा मोटो यही समझाना था कि जितना भी, विश्वास करो तुम लोग के लिए सारा डिजाइन किया गया है, हम लोग भी इसके ऊपर बहुत समय दिए हैं, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए वर्क भी दिया जाएगा, और सब किया जाएगा, स्लाइड बना के भी दिया जाएगा। जब हमारा आज का क्लास जैसे अभी ओरली चलेगा बोर्ड पे, फिर कल पीपीटी भी मिलेगा क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब कुछ हम लोग किए हुए हैं। का लोड मत लेना, खाली जितना करवाया जा रहा है उतना कर लो, आएगा स्कोर, ना विश्वास करके पढ़ो, ठीक है ना। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं उस पे चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहला रूल इसका क्या है जानते हो, अ सिंगुलर सब्जेक्ट always takes a singular verb and a plural one takes a plural verb, ठीक है ना। पीपीटी लिखा हुआ, ये सारा नियम लिखा हुआ इन रिटेन तुमको कल मिल जाएगा। यहाँ से जो ऑनलाइन हमें देख रहे हो वो भी टेंशन मत लेना, सारा रूल्स विथ एग्जांपल एंड होमवर्क क्वेश्चंस सारा पीपीटी फॉर्मेट में मिल जाएगा। अभी लाइव क्लास में हम ओरली सब चीज को डील करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है इसका रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें फोकस किस पे लगाना होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। अब ये जान लो, पूरे ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का ठेकेदारी किसको मिला हुआ है, पूरे ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की ठेकेदारी किसको मिली हुई है, नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताओ कि नाउन का जो नेचुरल स्पेलिंग रहता है, नेचुरल स्पेलिंग जो वर्ड लिखा जाता है नाउन, वो अपने नेचुरल फॉर्म में सिंगुलर होता है कि प्लूरल, सवाल समझ रहे हो। जैसे हमने लिखा PEN, पेन, है ना। जैसे देखो होता क्या है कि नाउन का हम लोग जानते हैं ना सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो जो वर्ड मीनिंग याद करते हैं वो सिंगुलर वाला याद करते हैं कि प्लूरल वाला, सिंगुलर वाला ना। जैसे मैंगो की मैंगोज, स्कूल की स्कूल्स, पेन की पेन्स लिखते हैं ना। तो जो ये नेचुरल फॉर्म होता है वर्ड का वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल,
होता है ना। तो नेचुरल फॉर्मेट होता है नाउन का वो होता है सिंगुलर, और जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो क्या करना होता है इसमें, मोस्ट ऑफ द नाउन्स में, अधिकतर नाउन में, सब में नहीं, कुछ का अलग मेथड भी है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द नाउन्स, विथ मोस्ट ऑफ द नाउन्स, इन मैक्सिमम केसेस क्या करते हैं, इसके साथ एस या, है ना, ये लगाने का अलग रूल है, वो अलग बात है, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन ही रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, इसमें कोई डाउट है नहीं है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन में मैं अगले क्लास में चलूंगा, तो एक वर्ड होता है जिरंड, जानते हो जिरंड क्या होता है, कि वर्ब में लगेगा कि आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन वो कुर्सी कौन सा पकड़ा हुआ रहेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। कुर्सी पकड़ने का मतलब समझे, कि जो सेंटेंस बना हुआ रहता है हमारा नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस, वो किस फॉर्मेट में बनता है गुरु, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, इसी फॉर्मेट में ना, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो ये वाला कुर्सी पे कोई भी बैठेगा वो क्या कहलाएगा, और ये वाला कुर्सी पे कोई भी बैठेगा ये क्या कहलाएगा, इस कुर्सी पे क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, और इस कुर्सी पे क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। कोई भी बैठ जाए, अब कोई भी उस जगह पे बैठा तो दो ही बात होगी, या तो सही या तो, यही ना। तो अगर वर्ब में आईएनजी लगा दो, वी प्लस आईएनजी, जिसको वी फॉर फॉर्मेट कहते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, है ना, और उसको बैठा दो अगर सब्जेक्ट का जगह पे, तो वो क्या बन गया, जिरंड। और जिरंड वर्ब के उस लक्षण को, उस फॉर्मेट को कहते हैं जिसमें लगता है कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो, लेकिन एक्चुअली वो काम कर रहा होता है सब्जेक्ट क्या या ऑब्जेक्ट क्या, लक्षण उसमें किसका आया हुआ रहता है, नाउन का या प्रोनाउन का, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ठेकेदारी किसको मिला हुआ है, नाउन या, तो जब तक नाउन या प्रोनाउन का वेस में नहीं आइएगा तब तक नाउन प्रोनाउन के कुर्सी पर बैठिएगा, नहीं बैठिएगा। तो नाउन या प्रोनाउन के कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो या तो आप नाउन हैं या तो प्रोनाउन हैं। तो जिरंड किसको कहते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, तब अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया तो ये वर्ब वर्ब नहीं रह के वर्ब का एक अलग रूप बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिरंड। क्लियर है, समझ रहे हो। तो जहां भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिखेगा वहां पे अगर हम जिरंड को छोड़ दें, मोटे तौर पे समझें, तो क्या मिलेगा हमको, नाउन या, यही ना। अब नाउन और प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्मेट तो हम आसानी से जानते हैं ना। तो जहां कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाना हो कि सही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहां क्या देखेंगे, सबसे पहले पकड़ो वर्ब को, ठीक है, किसको पकड़ेंगे, वर्ब को। अब देखो कि ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ये जो एक्टिविटी है, वो किससे जोड़ के कहा जा रहा है, जिससे जुड़ा हुआ है वही रहेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रहेगा ना, वही ना सब्जेक्ट या। अब हम कुर्सी पकड़ लेंगे, वर्ब से पहले अगर रह गया तो क्या रहेगा, अब वर्ब के बाद रहा तो क्या रहेगा, है ना। नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, लेकिन फिर भी मेन वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद ही रहता है ना। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है, और इसी एक रूल पे पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। दो एक्सेप्शन ध्यान में रखना होता है, कौन कौन, आई और यू, कौन कौन ध्यान में रखना होता है, यहां दिखाते हैं,
दो एक्सेप्शन होता है, कौन कौन? आई और यू, ठीक है ना? ये दोनों को ध्यान में रखो। क्या होता है इसका यूजेज समझो। इसको क्यों कहा जाता है एक्सेप्शन? अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम पास्ट की बात करें और फ्यूचर की हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फ्यूचर सिंगुलर प्लूरल नहीं देखता है। ये बात भी अभी तुरंत साबित करेंगे दिखा के, ठीक है? देखो, प्रेजेंट की बात करें और पास्ट की बात करें तो गुरु ये बताओ कि टेंस को आगे कितना भाग में बांटा गया है? 4। कौन कौन? सिंपल, या इसी को क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट। इसको दूसरे को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस, या इसी को क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। और तीसरे को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। और चौथे को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? पक्का ना? अब आओ प्रेजेंट में बात करते हैं। प्रेजेंट पास्ट इस तरफ लिख देता हूं, इसको हटा मटिया, ठीक है? यहां पे लिख देते हैं प्रेजेंट और यहां लिख देते हैं पास्ट, ठीक ना? दिख रहा है? सिंपल या इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के नाम पे क्या काम करता है? डू या, और इधर क्या काम करता है ना? मतलब यहां पे क्या लग रहा होता है? V1 या V, और यहां लग रहा होता है V, यही ना? अब ये ध्यान देना, हमने पहला ही स्टेटमेंट में आपको बताया कि नाउन अपना नेचुरल फॉर्मेट में कैसा होता है? सिंगुलर की प्लूरल? और एस यस लगा देते हैं तो नाउन नेचुरल फॉर्मेट में होता है सिंगुलर, एस यस लगा देते तो हो जाता है प्लूरल। और वर्ब अपने नेचुरल फॉर्मेट में प्लूरल, और एस यस लगाएंगे तो ध्यान रखना हमेशा क्या चीज, एक पॉइंट है नीचे लिख रहा हूं, ध्यान रखना इसको, कि नाउन प्लस एस या एस करेंगे तो ये कैसा हो जाता है? प्लूरल। और वर्ब प्लस एस या एस करेंगे तो ये कैसा हो जाता है? सिंगुलर। और ऐसे नेचुरल फॉर्मेट में नाउन होता है सिंगुलर और वर्ब होता है प्लूरल। क्लियर है? पक्का? जैसे जीओ गो, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। EAT ईट, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। RUN रन, सिंगुलर की प्लूरल? समझ में आ रहा है? तो नाउन में एस या एस लगा रहेगा तो नाउन प्लूरल, नाउन में एस एस नहीं रहे तो नाउन नेचुरल फॉर्मेट में, नाउन एस एस रहे तो नाउन नेचुरल फॉर्मेट में सिंगुलर, एस या एस लगे तो प्लूरल। और वर्ब नेचुरल फॉर्मेट में प्लूरल, एस या एस लग गया तो सिंगुलर। क्लियर है? अब तुम ये भी जान लो कि जिसको हम V1 कहते हैं ये क्या होता है? सिंगुलर की प्लूरल? V1 सिंगुलर की प्लूरल, क्योंकि जो V1 होता है वही वर्ब का नेचुरल फॉर्मेट होता है, और वर्ब का नेचुरल फॉर्मेट होता है प्लूरल। तो ये 1 और 5 से कंफ्यूज मत करना कि 5 लिखा हुआ है तो प्लूरल हो जाएगा और 1 लिखा हुआ है तो सिंगुलर हो जाएगा। V1 नेचर में कैसा होता है, अब V5 नेचर में कैसा होता है? होता है ना? अब ये बताओ, DO डू सिंगुलर की प्लूरल, और DOES डज, डू में ES लग गया तो सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब में ES लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। अब बताओ, आई के साथ डू लगता है कि डज? सिंगुलर लगा कि प्लूरल? प्लूरल लगा ना? और आई का नेचर कैसा है? सिंगुलर की प्लूरल? तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब लगा आई के साथ V1 की V5, सिंगुलर की प्लूरल? V1 इज प्लूरल, V5 इज सिंगुलर, V1 इज प्लूरल, V5 इज सिंगुलर। आई के साथ V1 की V5, V1 सिंगुलर की प्लूरल?
प्लूरल, और आई है कैसा, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, लग गया क्या। जैसे हम कहें कि ट्रांसलेशन बनाओ, मैं जाता हूं, तो क्या लिखेंगे, आई है सिंगुलर और गो है प्लूरल। मैं खाता हूं तो क्या लिखेंगे, आई है सिंगुलर, ईट है, पक्का ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब होना चाहिए था सिंगुलर, लेकिन आ गया। ये किसका एग्जाम्पल था, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब आ जाओ प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है, जल्दी जल्दी बताओ। इज, एम, प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। अब यहां गुरु आएगा मजा, आएगा ना। जितना भी सिंगुलर होता है सबके साथ क्या लगता है, आई के साथ इज लगता है। काहे, आई सिंगुलर नहीं है, तो आई के साथ क्या लगता है। तो सिंगुलर प्लूरल के अलावा और कोई है ऑप्शन, है ना। तो ये बताओगे ना कि एम सिंगुलर है कि प्लूरल, एम सिंगुलर है, वेरी गुड। अब बताओ, ये तो आर हो गया, प्लूरल के साथ लगता है, ईद सिंगुलर के साथ लगता है ना। चलो कोई नहीं, एक वर्ड होता है, इसलिए मैं बेसिक्स पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। एक टर्म होता है, एक सेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। जानते हो क्वेश्चन टैग क्या होता है, बेसिक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जान लो। भले तुमको लग रहा होगा कि अभी कॉपी में लिखने लायक कुछ नहीं मिला, है ना। एग्जाम में कॉपी कलम लेके जाओगे कि माथा, तो इधर हटाओ, इधर तो जितना अटना है वो अटते रहेगा, ठीक है ना। एक टर्म होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं जानते हो, कोई भी बता सकते हो। विपुल कुमार तिवारी, नहीं पता, क्या नहीं पता है गुरु, ये लिखो तब ना बताएंगे। जब तक तुम लिखते हो तब तक हम इधर लिख रहे हैं। क्वेश्चन टैग देखो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आओ, इसके बाद सब्जेक्ट को लिख दो और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दो, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, क्या ट्विस्ट है, दो तरह का सेंटेंस लेना होगा, नाम ही है इसका क्या, क्वेश्चन टैग। माने ये नेचर कैसा रहेगा इसका, इंटरोगेटिव, नहीं ये इंटरोगेटिव का साइन है। तो ट्विस्ट क्या है, दो तरह का सेंटेंस लेते हैं हम, कौन कौन सा, एक लेते हैं अफर्मेटिव और दूसरा लेते हैं नेगेटिव, ठीक ना। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे और इसके बाद बीच में हल्का सा ट्विस्ट ला देंगे। क्या ट्विस्ट ला देंगे, तो इसके बाद रख देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, अरे क्या वाला नहीं आया, हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, इसके बाद फिर लगाएंगे, ध्यान देना इस पे, कब कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस का हमें क्वेश्चन टैग लिखने के लिए देगा तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, और उसके बाद उसके आगे कुछ नहीं, बस एक साइन। अब लिखते कैसे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एक साथ मिला के जो लिखा जाता है, जैसे हैव प्लस नॉट को क्या लिखेंगे, HAVE, हैव प्लस नॉट को क्या बोल देता है, हैवेंट, बोलता है ना। आर प्लस नॉट को क्या बोल देगा, इसको क्या लिख देता है, आरंट, लिखता है ना। तो ये बताइए सरकार कि अगर लिखा हुआ रहेगा, अच्छा मैं दूसरा कर ही देता हूं, पहले देख लो क्या हमने बताया। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे और नॉट के बाद क्या लिखेंगे,
अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तब क्या करेंगे? खाली यहां से ये वाला नोट को हटा देंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा। समझ में आई बात? पक्का? फटाफट बताओ। अब आगे लिखा हुआ रहेगा सी इज ईटिंग, क्या बनेगा क्वेश्चन टैग? बताओ फटाक से, क्या हो जाएगा? इज नॉट सी, और इज और नॉट को एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? इजंट बन जाएगा ना। अगर लिखा हुआ रहेगा यू शुड गो, क्या बनेगा इसका? SHOULD, शुड नॉट यू, शुड और नॉट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? शुडंट यू। समझ रहे हो बात को? हाँ पूछो। ऑब्जेक्टिव फॉर्म? ना 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 ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना, ध्यान रखना। हम तो रूल में ही बताए, देखो क्या किसको लेना है? सब्जेक्ट को। तो जब सब्जेक्ट लेंगे तो कौन सा फॉर्म? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। डाउट? ठीक, तो यहां तक बना लिए ना। अब मान लो लिखा हुआ रहेगा ही विल स्लीप, इसका क्या बनेगा? विल नॉट ही बनेगा ना। अब विल और नॉट को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? किसी को ना वोंट लिख देता है, लिखता है ना। क्लियर है? पक्का? तो ये बताओ कि अगर हम लिख दें आई एम ईटिंग, अब बताइए गुरुजी इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग। तो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से इसका क्या बनना चाहिए था? एम नॉट आई, यही होना चाहिए था ना। एम और नॉट को मिला के क्या लिखना चाहिए था? एमंट। लेकिन एमंट होता, ये एग्जिस्ट ही, एमंट इज नॉट इवन अ टर्म, नॉट इवन अ वर्ड। ग्रामर में एमंट है ही नहीं। क्या लिखा जाता है इसमें? इसका ये नहीं लिख के लिखा जाता है आरंट। आरंट माने क्या हो गया? आर नॉट हुआ ना। अब बताओ कि एक घर में 3 हेल्पिंग वर्ब था, कंटिन्यूअस की बात करें प्रेजेंट का, कौन कौन था? इज, एम और एम को कहा कि अब हो गया है भाई बंटवारा, तब आप अपना साइड चुन लीजिए। एम किसका साइड चुना? इज का कि आर का? आर का ना चुना? नहीं, तो एम का कैरेक्टर किससे मिलेगा? आर से कि इज से? आर कैरेक्टर में कैसा है, प्लूरल की सिंगुलर? तो एम का कैरेक्टर कैसा हुआ? हो गया ना पक्का? एम का कैरेक्टर प्लूरल। तो कंटिन्यूअस में भी आई के साथ एम लगा, किस कैरेक्टर का? वर्ब प्लूरल कैरेक्टर का। सिंपल या इंडिफिनिट में भी आई के साथ डू लगा और V1 लगा, किस कैरेक्टर का? वर्ब प्लूरल कैरेक्टर का। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का कितना हेल्पिंग वर्ब? कौन कौन? हैज और हैव। आई के साथ क्या लगता है? हैव। हैव HFVE, सिंगुलर की प्लूरल? आई का नेचर कैसा? और हैव प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। क्लियर है? किसी को किसी तरह का डाउट अगर है, जो ऑनलाइन देख रहे हो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना? और परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो उसका हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? हैज बीन और हैव बीन होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई के साथ क्या लगता है? हैज बीन की हैव बीन लगता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे प्रेजेंट में आई है तो सिंगुलर, लेकिन वर्ब लेता है प्लूरल। क्लियर है? ये पहला एक्सेप्शन था।
प्रेजेंट इसलिए कहा गया कि जैसे ही पास्ट में घुसोगे तो सिंपल पास्ट में क्या लगता है, V2, और नहीं तो हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो क्या लगेगा, डिड, क्योंकि सब के साथ लगता है बिना भेदभाव का, लगता है ना। कोई भी सब्जेक्ट रहे सब के साथ या तो V2 और नहीं तो हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो डिड, सब के साथ लगता है। पास्ट में एक ही जगह भेदभाव है, कहां पे, पास्ट कंटिन्यूअस में। दो हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन, वाज और आई किस नेचर का है, सिंगुलर नेचर का, उसके साथ वाज की वर, वाज कैसा, सिंगुलर की प्लूरल, तो आई भी सिंगुलर और वाज भी, आई के साथ वाज लगता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा, लगा ना। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड सब के साथ लगता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन ये भी सब के साथ लगता है। तो सिर्फ प्रेजेंट की बात करो तो आई प्रोनाउन है, सिंगुलर है, लेकिन सब्जेक्ट बनाओगे तो ये कभी भी प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब अपने साथ नहीं लेता है, कैसा लेगा, प्लूरल। और दूसरा है यू, यू सेकेंड पर्सन का सिंगुलर में लिखते हैं ना, सेकेंड पर्सन का प्लूरल में भी यू लिखते हैं नहीं, नंबर पर्सन का जो लिस्ट होता है उसमें फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, और प्लूरल में दे। तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। लेकिन यू के साथ कभी इज लगते हुए देखे हो, डज लगते हुए देखे हो, V5 लगते हुए देखे हो, हैज लगते हुए देखे हो, वाज लगते हुए देखे हो। कहने के लिए यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन लगता इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल है। समझ में आई बात, पक्का, कहीं कोई डाउट नहीं है। इन दोनों को छोड़ के जहां जहां भी सिंगुलर वर्ब मिलेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट उसके लिए होगा, और उल्टा कहें तो जहां जहां भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी पे टिका, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस पे टिका हुआ है। अब रूल्स किस लिए है, रूल्स इसलिए है कि कोई एक लिमिटेड फिक्स स्ट्रक्चर लिखा हुआ है अलग कंजंक्शन के साथ, अलग फॉर्मेट में, तो आप जान सको कि वहां सब्जेक्ट कौन होगा। पहले सब्जेक्ट पहचानिएगा कि कौन है सब्जेक्ट, तब ना कहिएगा कि हाँ भाई ये तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। पहले पहचानिए तो उसमें कि सब्जेक्ट कौन है। इस पहचान के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा रूल होता है। हमें पूरा पढ़ना ही नहीं है, हमें कुछ टिपिकल रूल्स को पढ़ना है जिसपे लगभग हमेशा हर बार उन्हीं रूल्स के चारों तरफ हमारा सवाल घूम। समझ रहे हो बात को, कुछ टिपिकल रूल्स हैं, इसीलिए बताए कि 15 से 20 मिनट का सेशन लॉजिकली देखो। अगर बेसिक्स को समझाते हुए नहीं चले, क्रैश है फिर भी कुछ ना कुछ तो बेसिक्स लेना पड़ेगा, तो बेसिक्स को लेते हुए अगर चले तब 2 घंटे का सेशन, 2.5 घंटे का सेशन जाएगा मैक्सिमम एक चैप्टर में, और उससे 100% हम ठोक के कहते हैं कि क्वेश्चन बनेगा। तुम बना के देखो और नहीं बन रहा है तो फिर जो कहना सो, लेकिन पीएचडी मत करना। अभी एक ही रिक्वेस्ट है, अभी पीएचडी छोड़ दो। हम भी यही हैं, तुम भी आना लौट के, हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं भोगते हुए रहते हैं ना जी, कोई काम धंधा है ना हमको, आके पीएचडी कर लिया जाएगा मिलके। समझ रहे हो बात को। तो अब इन सारे चीजों को दिखाने के बाद एक बात और बोला हमने कि हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल नहीं चलता है। तो फ्यूचर में आई और वी के साथ लगता है शैल, जानते हो ना, मैंने ऐसा हेल्पिंग वर्ब लगा जो सिंगुलर के साथ लग गया भी और प्लूरल के साथ भी लग गया, तो काहे का सिंगुलर प्लूरल। और बाकी जितना है सबके साथ क्या लगता है, विल, चाहे यू रहे, चाहे दे रहे, चाहे ही रहे, चाहे सी रहे, चाहे इट रहे, काहे का सिंगुलर प्लूरल। क्लियर है। पहले लाल बत्ती विल या शैल,
मैंने समझिए कि वेलकम टू द फ्यूचर, यही ना। उसके बाद ही कुछ होगा। कंटिन्यूअस नेचर दिखाना है तो शैल बी या विल बी। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस नेचर दिखाना है तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन। नहीं, परफेक्ट नेचर दिखाना है तो शैल हैव और विल हैव। पहले लाल बत्ती खड़ा रहेगा कौन, शैल या नहीं? तो सिंगुलर प्लूरल का झोल है ही नहीं। सिंगुलर प्लूरल का झोल खाली ध्यान किस में रखना है, प्रेजेंट में और पास्ट में। वो भी पास्ट में किस में, एक ठो कंटिन्यूअस में, जिसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। इतना आसान है। 12 तरह से टेंस लिखते हो, उसमें कुल मिला के 5 तरह से लिखना होता है। 5 में भी क्या, एक ठो वाज और वेर, खाली पास्ट वाला हटा दो तो 4 ही तरह से। नहीं तो जहां कहीं भी तुमको दिखे इज, एम, आर, हैज, है वाला समस्या, डू, डज वाला समस्या, वहां पे थोड़ा कान खड़का लेना है। समझ रहे हो बात को? ये कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, हम बना लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड। समझ रहे हो? अब सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, इसको देखो। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखना लिखा हुआ है, ए न्यू स्टडी conducted five were revealed that wrong है ना, और दिस के जगह हम स्पेसिफिक कह देते हैं, इज स्टेटमेंट पढ़ लो, पढ़ने में आ रहा, वर्ड सारा क्लियर है। क्या लिखा हुआ है, A new study conducted in 5 universities reveal that meat is harmful for us। 5 यूनिवर्सिटीज में एक स्टडी करवाया गया, अध्ययन करवाया गया, और उस अध्ययन से हमें क्या पता चलता है कि हमारे लिए मीट हानिकारक होता है। ठीक है ना? रिवील माने क्या होता है जानते हो? मीनिंग मैं बता देता हूं। रिवील माने होता है बताना, हाँ बताना या खुलासा करना। वर्ड्स क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? क्या है, बताना या खुलासा करना। अब ये क्वेश्चन है गुरु, ठीक है ना? A new study conducted in 5 universities reveal that meat is harmful for us। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक ना? अब सेंटेंस में यहां पे लगा दिया ए पोर्शन, यहां पे लगा दिया बी पोर्शन, यहां पे लगा दिया सी पोर्शन, और डी में क्या लिख दिया, नो एरर। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर होगा। एबीसीडी तो बात की बात है, डायरेक्ट वर्ड्स को चुनो और बताओ कि आंसर क्या होगा। दिख रहा है ना, कुछ ढक नहीं रहा है। क्या होगा, यूनिवर्सिटी। चलो तुम्हारा आंसर है यूनिवर्सिटीज, मतलब बी, है ना? और कोई भाई? एक भाई ने बोला बी, ठीक है।
एक भाई ने बोला सी, और कोई बताओ। बस इतना लोग में 2 ही लोग के पास आंसर है, सी। चलो सी को मिल गया 1+1 2 वोट्स। हार गया। अभी कैसे हार गया, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा। नहीं, इसी को तो बना के रखना है, जब तक अंपायर कह नहीं दे तब तक हम कैसे ग्राउंड छोड़ के जाएंगे, भले हम बोल्ड हैं। ठीक है, देखो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब गलत क्या लिखा हुआ ये बताओ। कहां पे इज नहीं होगा, यहां पे देखो, बाय चांस तुम्हारा आंसर सही हो गया। हम खाली क्या करते, ये वाला जो लाइन है ना, ये यहां खींच देते तो उसका सही हो जाता, तुम्हारा गलत हो जाता। देखो करना क्या है, पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और वर्ब को चुनेंगे। ठीक है, तो क्या है, जितना भी नाउन प्रोनाउन है उसी को चुन लेते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब चुना जाएगा, और फिर वर्ब चुन लेंगे, है ना। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, ए आर्टिकल ए लगा हुआ है ना, ए न्यू स्टडी, आर्टिकल ए के साथ न्यू हो गया एडजेक्टिव और स्टडी रहेगा नाउन, तो यहां पूरा का पूरा कौन सा फॉर्मेट में रहेगा, ये नाउन का फॉर्मेट में दिख रहा है ना। जैसे लिखा हुआ रहेगा ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, तो कंप्लीट वो सब्जेक्ट बनेगा। एक यहां पे हो गया। अब यहां ईडी लगा हुआ है, कंडक्टेड, मतलब क्या है कि ये वर्ब होगा, है ना। V2 है, अगर, हाँ ये भी ध्यान देना, टेक्निकल बात बता रहे हैं। V2 और V3 बहुत सारा ऐसा वर्ब है जिसका V2 भी ईडी लग के बनता है और V3 भी ईडी लग के बनता है ना। तो कैसे पहचानेंगे कि V2 है कि V3? हाँ, जहां भी ईडी लगा हुआ है और वो अगर V3 फॉर्म में यूज किया गया है तो उसकी क्या पहचान है, उसके आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा। समझ रहे हो बात को। और बिना हेल्पिंग वर्ब का आ गया तो या तो वो गलत है, नहीं तो V2 है। ठीक है, समझ गया। कुछ ना कुछ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, कुछ रहे, लेकिन उसके पहले अगर है तभी वो V3 होगा, नहीं तो वो V2 होगा, या तो गलत होगा। ठीक है ना, गलत का तो दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। तो इसका मीनिंग अब क्या है, यहाँ 5 यूनिवर्सिटीज, तो 5 एडजेक्टिव हो गया, यूनिवर्सिटी भी नाउन हो गया। अब ये देखो जो हमने घेर करके रखा है, बताना या खुलासा करना, ये वर्ब है ना। नहीं, कोई भी काम को करना इज एन एक्शन, और एक्शन जो होगा वो मेन वर्ब होगा। तो बताना या खुलासा करना, ये जो बात है, कौन खुलासा कर रहा है, 5 यूनिवर्सिटीज, और कोई बताओ, और कोई बताओ। अच्छा मैं इसको हिंदी में कहता हूं तब बताना, कि 5 यूनिवर्सिटीज में, 5 विश्वविद्यालयों में एक अध्ययन किया गया। वो अध्ययन बताता है कि मीट हमारे लिए हानिकारक है। कौन बताता है, अध्ययन की 5 यूनिवर्सिटी, अध्ययन न, 5 यूनिवर्सिटीज में किया गया एक अध्ययन। कौन सा, एक अध्ययन हमें बताता है कि मीट, ये जो काम है बताना, रिवील करना, ये कौन कर रहा है, ये न, ये पहचानना है। समझ रहे हो बात को। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के नजदीक जो वर्ड है ना, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। जब भी वर्ब चलेगा तो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लियर। अब देखो यहां पे रिवील माने बताना या उजागर करना होता है ना, यहां से हम इसको मिटाते हैं अभी के लिए।
यहाँ पे रिवील का मतलब क्या हो गया? उजागर करना या बताना, तो वर्ब हुआ ना, वर्ब हो गया। अब बताओ ये V1 V2 V3 V4 V5 में से कौन सा फॉर्मेट है? V1 है पक्का। अब V1 सिंगुलर होता है कि प्लूरल? ये प्लूरल लिखा हुआ है ना। ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? यहाँ पे ए लगा हुआ है पहले ही झंडा, है ना। एक नया अध्ययन में पता चला है कि मीट हमारे लिए हानिकारक है। अब जो नया अध्ययन है, ये वाला जो अध्ययन हुआ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये बात को कौन बता रहा है? ये वाला अध्ययन ना। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब कैसा चाहिए? ये कैसा है? V1 नेचर में कैसा होता है? तो इसको हम क्या कर दें जिससे ये सिंगुलर बन जाएगा? इसमें एस लग आया समझ में? पक्का समझ रहे हो बात को? अब देखो ये जो मीट इज जो यहां पे लिखा हुआ है, ये तो मीट के लिए है। अब मीट काउंटेबल की अनकाउंटेबल? मीट काउंटेबल की अनकाउंटेबल? ये भी बहुत बड़ा समस्या है। सारा बेसिक्स आज क्लियर कर लो। अब क्या है, जैसे ही हम पूछे कि मीट काउंटेबल की अनकाउंटेबल, तो आदमी का दिमाग चल गया बकरा का मीट का पीस पर। नहीं, अरे 60 रुपए पीस देता है तो काउंटेबल है। वो पीस काउंटेबल है, मीट काउंटेबल नहीं है। समझ रहे हो बात को? जैसे टाइम काउंटेबल की अनकाउंटेबल? कॉन्फिडेंस में बोलो, धुक धुका के मत बोलो। टाइम है अनकाउंटेबल। उसको बताने वाले जो यूनिट्स हैं, घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, साल, डेकेड, सेंचुरी, शताब्दी, है ना, ये सब काउंटेबल है। मनी अनकाउंटेबल है। रुपया, पैसा, नोट, सिक्का, ये काउंटेबल है। समझ रहे हो बात को? तो मीट अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन नेचर में हमेशा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के लिए तो सिंगुलर ठीक ही लिखा हो, समझा? तो तुम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बच गया। खाली ये वाला लाइन जो यहां है, उसको कहीं यहां खींच देते तब आंसर हो जाता बी। समझ में आई बात? आया समझ में? इसी हिसाब से एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो। अगर क्वेश्चन लिख दे पॉल्यूशन स्प्रेड बाय ऑल these factories have caused lots of death। यह है क्वेश्चन। अब हम ABCD मार्क कर देते हैं। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, और D में हो जाएगा नो एरर। अब बताओ, है ना, इसको हम कर दें A, इसको हम कर दें B, इसको कर दें C, और ये D तो जिंदाबाद है ही। क्या होगा आंसर? C। चलो एक आंसर आया है C, बाकी लोग समझने देखो। तैयारी में शांति, कॉन्सेप्ट अस्थिरी से 15 कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे, लेकिन ऐसे सीख लेंगे कि उन 15 में से एक भी निशाना इधर उधर नहीं जाएगा। समझ गए? 100 रूल्स हैं, हम नहीं सीखेंगे। हम 10 रूल्स सीखेंगे, लेकिन वो 10 में से अगर आ गया क्वेश्चन तो वो नंबर हमारे झोली में गिरना चाहिए, ऐसे सीखेंगे। ठीक है? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ?
कि इन सारे फैक्ट्रीज से जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण ने, ये जो प्रदूषण फैला है इन सारे फैक्ट्रीज से, इसके चलते, किसके चलते, बहुत सारा जान गया है, बहुत लोग मरे हैं। हैव काउज्ड मने ये कारण बना है। कौन कारण बना है? उन सारे फैक्ट्रीज वाला पॉल्यूशन ना। पॉल्यूशन सिंगुलर की प्लूरल? पक्का? नहीं समझ में आया नो बोलना। नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि इन सारे फैक्ट्रीज से जो पॉल्यूशन फैला है, कौन फैला है कि फैक्ट्री? हाँ बताते हैं। नाउन का सिंगुलर या प्लूरल होना एकदम प्राइमरी लेवल पे काउंटेबल अनकाउंटेबल पकड़ लो, है ना। नाउन को मॉडर्न डेफिनेशन में 3 टाइप से, मेरा नाउन पे वीडियो अभी चल रहा है, नाउन क्लियर हुआ है, तुम्हारे पास टाइम है यूट्यूब में करतार में तुम इंग्लिश सर्च करना, नाउन पूरा दिया हुआ है, तुम उसको भी देख सकते हो। पैरेलली घर पे अगर टाइम है तो हमारा वीडियो यूट्यूब पे, करतार यूट्यूब चैनल पे कंसेप्चुअल क्लास का भी वीडियो जा रहा है, पूरा बेसिक से एकदम 0- लेवल से है, ठीक है। उसको भी तुम अगर टाइम रहेगा तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, नाउन को हम 2 तरह से बांटे हैं। कैसे? एक मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से, एक ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से। ओल्ड डेफिनेशन वही 5 वाला, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और मॉडर्न डेफिनेशन कहता है 3 तरह से बांटो ना भाई। कौन कौन? प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिसकी गिनती की जा सके उसको काउंटेबल, और जिसकी नहीं हो उसको अनकाउंटेबल। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को रखा गया है अनकाउंटेबल में, और कॉमन और कलेक्टिव को रखा गया है काउंटेबल में। इससे भी आसान रास्ता देखो, ये सब लॉजिक हम तुरंत आंसर जानने के लिए बता रहे हैं। ये मत समझना कि ये रूल हर जगह लागू हो जाएगा, समझ रहे हो। इससे भी आसान क्या है, जिस वर्ड का प्लूरल नहीं बनेगा वो कैसा होगा? अनकाउंटेबल। क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल पॉल्यूशंस लिखा हुआ देखे हो कहीं? पॉल्यूशंस नहीं ना होता है, खाली पॉल्यूशन होता है। अब पॉल्यूशन माने क्या हुआ? प्रदूषण। अब प्रदूषण नाम है ना, और जो नाम है वो क्या है? नाउन है। तो जो नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा वो कैसा रहेगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन नेचर से हमेशा सिंगुलर होता है, तो कैसा रहेगा? अब पॉल्यूशन हो गया सिंगुलर, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा कैसा? तो वर्ब भी चाहिए कैसा? अब कैसे हम जाने कि यही सब्जेक्ट है? तो ये जो कारण बन रहा है, कि कौन कारण बन रहा है? प्रदूषण की फैक्ट्री, पॉल्यूशन। अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना कि पॉल्यूशन तो फैक्ट्री है ना फैलाता है, भाई ये नहीं लगाना है। लिखा हुआ क्या है हम उसके हिसाब से चलेंगे। अगर इसमें लिख दे मैंगो इज ईटिंग राम, तो हम वही पढ़ेंगे, ये नहीं कहेंगे कि देखो ना गलत सेंटेंस लिख दिया है। नहीं, वो जो लिखा हुआ है उसमें क्या गलत क्या सही है वो हमको सोचना है। उस संभव है कि नहीं संभव है ये हमको नहीं सोचना है। जो लिख दिया है सेंटेंस वो ग्रामर के हिसाब से सही है कि नहीं, हमको ये सोचना है। हमको अपना भेजा वहां नहीं लगाना है कि अरे ये लिख दिया है कि आम में कटहल मिला के सब्जी बना दिया। हाँ तो बना दिया तो बना दिया, हम क्या करें। हमको जो लिखा हुआ है उसमें गलत सही पकड़ना है। तो यहां पे कह रहा है कि इन सारे फैक्ट्रीज से जो पॉल्यूशन फैला है, ये फैला हुआ पॉल्यूशन कारण बन गया। कौन कारण बन गया? पॉल्यूशन की फैक्ट्री, पक्का। अब पॉल्यूशन सिंगुलर की प्लूरल, तो इसको वर्ब चाहिए, तो यहां हैव नहीं होगा, क्या होगा? आंसर कौन हो जाएगा? क्लियर है? समझ रहे हो बात को? तो आगे पीछे लिखा हुआ वर्ड पे ध्यान मत दो, ये पकड़ो कि जहां हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वेयर, चाहे V1 V5 लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान देना V1 V5 है सिंगुलर और प्लूरल। V2 V3 में सिंगुलर प्लूरल नहीं काम करेगा, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। उस पर ध्यान तब देंगे जब हैज के बाद ईटिंग लिख दिया, तब हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उस पर ध्यान नहीं देना है।
V1 V5 पे ध्यान देना है, समझ रहे हो? इज एम आर वाज वेयर और सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, हैज हैव और सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, समझ गए बात को? तो जो एक्शन लिख दिया है, जो काम लिखा है, उसको देखो कि काम क्या है, और उस एक्शन को खींच के लेके जाओ कि इसका जड़ कहाँ सटा हुआ है, कौन इस काम को कर रहा है, जो कर रहा है वो और ये दोनों नेचर में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सटा हुआ है उसी के हिसाब से। क्लियर है? ये बेसिक्स था। कल वाले क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स के साथ। पहला रूल बताएंगे, उसके साथ जितना क्वेश्चन आया हुआ है वो बताएंगे, और फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और फिर फाइनली जितना रूल हम लोग पढ़ लेंगे उसका होमवर्क देंगे। ठीक है ना? चलो, स्प्रेड माने फैलना, है ना? ये स्प्रेड, हाँ V2 ठीक है ना? जितना भी ये किया गया है, क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।